सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीकेजी स्टडीज एंड एसजीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। अभी हम देख रहे हैं रिकवरी मैनुअल। रिकवरी मैनुअल में रिकवरी प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं तो रिकवरी प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा हमने रेवेन्यू के बारे में हमने चर्चा किया। वो बेसिक नॉलेज था, उसको जानना जरूरी था। रिकवरी प्रोसेस को समझने के लिए रेवेन्यू के प्रोसेस को समझना जरूरी था, इसलिए रिकवरी के अंदर ही हमने रेवेन्यू प्रोसेस को समझ लिया। हाँ, आइए चलते हैं अब सचमुच में रिकवरी प्रोसेस समझते हैं। सो एक रिकैप कर लेते हैं। हमने रेवेन्यू प्रोसेस में हमने क्या देखा? हमने रेवेन्यू प्रोसेस में देखा कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है रेगुलर कंप्लायंस से होता है, जो कंट्रीब्यूशन से होता है। नॉन कंट्रीब्यूशन होगा तो एसएसओ का इंस्पेक्शन होगा, फाइल रिव्यू होगा। फाइल रिव्यू होने के बाद से C18 एडहॉक, C18 एक्चुअल इशू किया जाता है। अगर एक्चुअल इशू होगा, नहीं तो एडहॉक इशू करना होगा तो एज्यूम्ड बेसिस पे होगा। एज्यूम्ड बेसिस का ये ग्राउंड दिया हुआ है। इन ऑल कंडीशन C18 एडहॉक नहीं इशू कर सकते अगर स्टैंडर्ड लेटर डिलीवर नहीं हुआ है तो। उसके बाद से ड्यू प्रोसेस के बाद से 45 ये ऑर्डर इशू किया जाता है और उसके 60 दिन बाद अगर अपील नहीं हुआ तो C19 इशू कर देते हैं और ये रिकवरी अफसर के पास चला जाता है। यहां से शुरू होता है हमारा रिकवरी प्रोसेस। इससे पहले तक जो था वो रेवेन्यू अफसर का काम था। ये रेवेन्यू अफसर का काम जानना जरूरी है। रेवेन्यू अफसर का काम जान लेंगे तो रिकवरी प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉयर आकर के ये बताते हैं हमें तो सर पता ही नहीं था, हमें तो अभी नोटिस मिल रही है। अरे साहब, स्टैंडर्ड लेटर इशू किया गया था, डिलीवर हुआ है। C18 एडहॉक इशू हुआ है, डिलीवर हुआ है। 2 चांसेस दिए गए हैं, डिलीवर हुआ है। न्यूज़पेपर में हमने पब्लिश किया है, पब्लिक नोटिफिकेशन हो गया। 45A हमने इशू किया, डिलीवर हुआ है। C19 इशू हुआ है, डिलीवर हुआ है। और जब हम CP2 इशू करके और जब हम आपका बैंक अटैचमेंट किए तो आप बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था। ये कब आप बता सकते हैं? आप तभी बता सकते हैं जब आपको रेवेन्यू का पता हो। सो अगर रेवेन्यू का ब्रांच ऑफिसर लंबे समय तक रेवेन्यू में काम करके तब रिकवरी में आते हैं तो उनके लिए रिकवरी करना आसान हो जाता है। चलिए अभी रिकवरी प्रोसेस समझते हैं। सो रिकवरी प्रोसेस में कौन आते हैं? रिकवरी ऑफिसर आते हैं। रिकवरी ऑफिसर एक गजेटेड ऑफिसर माने जाते हैं। गजेट नोटिफिकेशन इशू किया जाता है और रिकवरी ऑफिसर के पास बहुत से पावर होते हैं टू रिकवर द ड्यूज। ठीक है, स्टैंडर्ड लेटर इशू किया गया था, कुछ एम्प्लॉयर ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। C18 एडहॉक इशू किया गया था, कुछ एम्प्लॉयर ने उसको कंप्लाई किया, कुछ ने नहीं सुना। 45 ये ऑर्डर इशू किया गया, कुछ ने कंप्लाइन किया, कुछ ने नहीं सुना। C19 इशू किया गया, किसी ने कंप्लाई किया, पे कर दिया और किसी ने नहीं किया। जो नहीं किया उसका रिकवरी अफसर के पास वो आ गया कि रिकवरी अफसर हमसे ये क्लेम हम इनसे रिकवर नहीं कर पाए, आप रिकवर कीजिए। तो इसलिए रिकवरी अफसर के पास ये रिकवरी आता है। पावर कहां से आता है रिकवरी अफसर के पास? रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45(1)(b) ऑफ द ESIC एक्ट। पावर जितना भी आएगा एक्ट से ही आएगा। जो अधिनियम है, अधिनियम ही इंपावर करता है। मैनुअल वगैरह बनेगा, स्कीम बनेंगे, ये सब एक्ट के अंदर ही बनेंगे। तो एक्ट 45 सेक्शन 45(1)(b) में मेंशन हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ रिकवरी ऑफिसर। फॉर व्हाट पर्पस? टू रिकवर ESI कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड डैमेजेस। तीनों को रिकवर करने के लिए रिकवरी अफसर को अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 45(1)(b) डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 45A, रेगुलेशन 31A, अंडर सेक्शन 85BI एंड रेगुलेशन 31C ऑफ द ESI एक्ट। ये इनेबलिंग सेक्शंस है, ये इंपावर करते हैं। पावर यहां से आता है रिकवरी अफसर के पास। सो सेम थिंग,
45C से लेकर के 45I के प्रावधानों और इनकम टैक्स एक्ट, हमारा जो रिकवरी अफसर का जो पावर है वो कुछ एक्ट से आता है और कुछ इनकम टैक्स एक्ट से लिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट के 2nd एंड 3rd शेड्यूल से लिया गया है और इस तरीके से हमारा रिकवरी अफसर बन जाते हैं वेरी पावरफुल पर्सन टू रिकवर द ड्यूज, राइट। उसी को ये इंग्लिश में है लिखा गया है इसमें, 2nd 3rd शेड्यूल जो होता है इनकम टैक्स एक्ट एंड ESIC का 45 सेक्शन 45C से सेक्शन 45I तक, ये दोनों इंपावर करते हैं रिकवरी अफसर को टू रिकवर ESI कंट्रीब्यूशन, ESI इंटरेस्ट ऑन द कंट्रीब्यूशंस एंड डैमेजेस ऑन देयर ऑन। रिकवर करने का पावर हमें 2 जगहों से मिलता है, ESI एक्ट से मिलता है सेक्शन 45 के, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 से मिलता है शेड्यूल 2nd एंड शेड्यूल 3rd से, राइट। आपका चैनल SEKG स्टडीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए जी, यहां पर सोर्सेस ऑफ रिकवरेबल ड्यूज कहां से आते हैं जी? सोर्सेस ऑफ रिकवरेबल ड्यूज कहां से आते हैं? हमने रेवेन्यू ऑफिसर का ड्यूटी भी देख लिया, तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो होते हैं वो ये C19 इशू करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर, C19 इंटरेस्ट इशू करेंगे और D19 डैमेजेस, कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एंड डैमेजेस। ये कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एंड डैमेजेस डिटरमाइन किए जाते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, इंश्योरेंस ब्रांच के द्वारा, और वो सर्टिफिकेट हमारे पास भेज देते हैं कि आप रिकवर कर लीजिए। तो सोर्स ऑफ रिकवरेबल ड्यूज क्या हुआ? C19 का सर्टिफिकेट, C19 इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट, D19 का सर्टिफिकेट जो इंश्योरेंस ब्रांच से आता है। सो इंश्योरेंस ब्रांच से जिस फ्लो से आएगा रिकवरी अफसर के पास ये सर्टिफिकेट, रिकवरी अफसर विल बी एबल टू रिकवर मैक्सिमम अमाउंट। तो ये सोर्स ऑफ रिकवरेबल ड्यूज है। सोर्स क्या है? इंश्योरेंस ब्रांच। इंश्योरेंस ब्रांच के जो ब्रांच अफसर होते हैं वो सर्टिफिकेट भेजेंगे, वही हमारा सोर्स है रिकवर करने के लिए, राइट। प्रोसेस आइए देखते हैं, 1 बाय 1 दिख रहे हैं। पर्पस क्या है? ठीक से समझना है, भूलेंगे नहीं, ऐसे समझना है। स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप 1 में इशू CP2, ये 1-2 जितने ये फॉर्म नंबर है, तो जैसे ही हमारे पास ये C19 आ जाएंगे, इमीडिएटली रिकवरी अफसर क्या करेंगे? नोटिस ऑफ डिमांड टू डिफॉल्टर। जैसे C19 आएगा, रिकवरी अफसर CP2 जनरेट करेंगे, ERP से ऑनलाइन जनरेट होता है। इस CP2 का नोमेनक्लेचर, इसका नाम क्या है? नोटिस ऑफ डिमांड टू डिफॉल्टर। जो डिफॉल्टर है सिर्फ उसी के पास ये जाता है, इसलिए CP2 जनरेट करने से पहले एक बार C6 में चेक कर लिया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि C19 इशू हुआ और एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयर ने मिसलेनियस में पे कर दिया हो, हमने चेक ही नहीं किया हो। वो रिकॉन्साइल कर लेना है, और रिकॉन्साइल करने के बाद से तब CP2 इशू करना है। CP2 का नाम क्या हो गया? नोटिस ऑफ डिमांड टू डिफॉल्टर। तो CP2 हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। CP1 क्या है? ये CP1 भी नोटिस ऑफ डिमांड ही है, लेकिन CP1 जो होता है ये अदर ज्यूरिसडिक्शन में अगर कंपनी चली गई है, एम्प्लॉयर का एड्रेस अगर किसी अदर SRO RO के ज्यूरिसडिक्शन में है, तो CP1 इशू करते हैं। CP2 जब भी एड्रेस होगा तो एम्प्लॉयर को एड्रेस होगा, एम्प्लॉयर के यूनिट को एड्रेस होगा। CP1 जब भी एड्रेस होगा, एक रिकवरी अफसर दूसरे रिकवरी अफसर को इशू करेगा। मरोल के जो रिकवरी अफसर होंगे, अगर नागपुर एरिया से कुछ रिकवरी करनी है तो नागपुर के रिकवरी अफसर को CP1 इशू करेंगे, और तब नागपुर वाले जो साहब हैं जब उनको CP1 मिल जाएगा उसके बेसिस पे वो CP2 इशू करेंगे।
और ये उनके रिकवरेबल ड्यूज में काउंट होगा। सो इन जनरली अगर उस पार्टिकुलर ROSRO के ज्यूरिसडिक्शन में वो यूनिट है, उस ज्यूरिसडिक्शन में वो एम्प्लॉयर है, कहीं मूव नहीं कर गया, कहीं भाग नहीं गया है, तब CP2 इशू करेंगे, क्योंकि विद इन ज्यूरिसडिक्शन, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में है। और अगर हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नागपुर का कोई एम्प्लॉयर थे, औरंगाबाद के कोई एम्प्लॉयर थे, पुणे के कोई एम्प्लॉयर थे, मुंबई में बिजनेस करते थे, उसके बाद से वो फिर से वो बिजनेस छोड़ करके और चाहे फॉर एन के इन प्रकार यहाँ से शिफ्ट होकर के नागपुर, पुणे, नासिक में रहने लगे, तो हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो गया, हम इफेक्टिव रूप से रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उस एरिया के रिकवरी ऑफिसर को CP1 भेजते हैं। सो CP1 इज ऑलवेज एड्रेस्ड टू अनदर रिकवरी ऑफिसर ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया, और CP2 इज ऑलवेज एड्रेस्ड टू द डिफॉल्टर एम्प्लॉयर। ये डिफरेंस है। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद से क्या करते हैं। देखिए CP2 जब जनरेट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है henceforth या 15 डेज का टाइम देना है। उसमें पहले ऑप्शन नहीं आता था, पहले यह होता था कि 15 दिन का टाइम दे दीजिए एम्प्लॉयर को, लेट इट बी डिलीवर टू द एम्प्लॉयर, और फिर आप कोर्सिव एक्शन अपना शुरू कीजिए। लेकिन ERP में 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि इमीडिएटली पे कीजिए, नहीं तो हम कोर्सिव एक्शन लेने जा रहे हैं। सो henceforth ऑप्शन करना है, और नहीं तो 15 डेज आपको टाइम दिया जाता है, 15 डेज में आप पे कर दीजिए। दोनों तरीके से CP2 आप इशू कर सकते हैं। 15 दिन बीत गए और चाहे henceforth वाला है और लग रहा है कि पेमेंट नहीं आने वाला है, तो तब CP4 इशू करते हैं। अच्छा, ये CP नंबर है, ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट CP नंबर की चर्चा यहां पर कर रहा हूं, बाकी जो रेसिजुअल होंगे उनकी चर्चा हम इसके बाद कर लेंगे। सो CP2 इंपॉर्टेंट है, CP1 कम यूज होता है, CP4 खूब यूज होता है। यह है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स टू बैंक। सो इसमें हम क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर एम्प्लॉयर वो हमें पे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनका बैंक के अकाउंट को ही फ्रीज कर देते हैं। बैंक के अकाउंट को फ्रीज कर दिए, आपके बैंक का एक्टिविटी रुक गया। अगर आप एग्जिस्टिंग लाइव यूनिट है तो आपका कोई चेक वहां से क्लियर नहीं हो सकता, सारा आपका ट्रांजैक्शन वहीं पे हॉल्ट हो गया। और हम उसके बाद से हम उसी में इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को कि हमें इनसे 5 लाख रुपया ड्यूज लेना है, इनके अकाउंट में से 5 लाख रुपया का DD बना करके, पे ऑर्डर बना करके आप हमें भेज दीजिए। अगर बिग अमाउंट होता है तो जनरली हमारे जो रिकवरी SSO हो वो जाते हैं, वो कलेक्ट करके लाते हैं, रिकवरी ऑफिसर भी जाते हैं और कलेक्ट करके लाते हैं। स्मॉल अमाउंट होते हैं तो बैंक वाले पे ऑर्डर बना करके हमारे पास भेज देते हैं ROSRO में, और हम उसको इनकैश करवा लेते हैं। अगर फुल इनकैश हो गया तो रिलीज कर देंगे उनका अकाउंट। तो CP2 क्या होता है, एक बिजनेसमैन को रन करने के लिए उसको ट्रांजैक्शन बहुत करने हैं, कहीं से अमाउंट आ रहा है, कहीं पे अमाउंट जा रहा है, ये सब ट्रांजैक्शन चलता रहता है। जो ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है, दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बिजनेस। अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कोई हमने सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो उसके बाकी सब एक्टिविटी रुक जाएंगे। तो अगर लाइव यूनिट है तो हमारा रिकवरी यहीं से हो जाएगा। जैसे बैंक को हम फ्रीज करेंगे, वो एम्प्लॉयर दौड़े दौड़े आएंगे और हमें वो डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे जितना हमारा अमाउंट था, और हम उनका अपना रियलाइज हो जाएगा, हम अपना उनका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो CP4 इज बेसिकली प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स टू बैंक्स, राइट। स्टेप 3, और ये इसका कोई CP में नाम नहीं है, ये अपेंडिक्स 18 में इसका नाम है। क्या है, गार्निसी ऑर्डर टू एनी थर्ड पार्टी। गार्निसी ऑर्डर की चर्चा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में व्यापक रूप से, एक चैप्टर ही है गार्निसी ऑर्डर का,
गार्निसी होता है वो कर्जदार होता है। सो कर्जदार का कर्जदार भी है, वो कर्जदार का कर्जदार मेरा कर्जदार हुआ। मान लीजिए कि मेरा कर्जा किसी मिस्टर ए ने लिया है और ए से कर्जा बी ने लिया है, तो गार्निसी ऑर्डर हमें ये ऑथराइज करता है कि मैं अपना जो कर्जा है, जो अमाउंट है मेरा, वो ए से भी रिकवर कर सकता हूं, और नहीं तो बी को बोलूंगा कि आप जो अमाउंट ड्यू है ए को पे करने का, वो ए को ना पे करके आप सीधे मुझे पे कीजिए। दैट इज कॉल्ड गार्निसी ऑर्डर। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा दिए। गार्निसी ऑर्डर में जो डेटर का डेटर होता है, एक बिजनेसमैन मिस्टर ए है, उनके ट्रांजैक्शन बी सी डी ई एफ जी एच 10 आदमी से हो सकते हैं। उस 10 आदमी से कुछ लेन देन होंगे, देनदारी होगी तो बात अलग ही है, लेकिन अगर लेनदारी है तो उस 10 पार्टी को हम बोलेंगे यू नीड नॉट टू पे टू मिस्टर ए बिकॉज ही इज माई डेटर। सो नाउ यू जस्ट पे द ड्यू अमाउंट डायरेक्टली टू मी एंड फॉर दैट गार्निसी ऑर्डर इज इशूड। और ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। बड़े बड़े कंपनी के क्लाइंट्स ये लोग होते हैं, उस कंपनी से इन्होंने सर्विसेज रेंडर की हैं और उस कंपनी से इनको 10 लाख 15 लाख पैसे आने वाले हैं। हम उसी कंपनी को गार्निसी ऑर्डर लिखेंगे कि जो अमाउंट उनको पे करना है आप वो हमें पे कीजिए, एंड दे आर बाउंड टू पे। रिकवरी अफसर के पास ये पावर है। सो प्रोहिबिटरी ऑर्डर के बाद से गार्निसी ऑर्डर एक बहुत बड़ा हथियार है रिकवरी करने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद से अगर ये दोनों प्रोसेस अगर कामयाब नहीं हो पाए तब अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। जो फैक्ट्री होगी उसको अटैच किया जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने से काम चल जाता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, सेल कर देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने से काम होता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, सेल कर देंगे। प्रोसेस लंबा होता है, प्रोसेस अलग है, इतना आसान काम नहीं है ये। प्रोहिबिटरी ऑर्डर बहुत आसान काम है, गार्निसी ऑर्डर बहुत आसान काम है, लेकिन अटैचमेंट एंड सेल जो है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन रिकवरी तो करनी है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है अटैच कर लीजिए। हो सकता है कि उतना पर भी आपका रिकवरी आपका मिल जाए, रिकवर हो जाए, ड्यूज जो है रिकवरेबल रिकवर हो जाए। और नहीं तो जो अटैच किया उसको सेल करने का पावर है, पब्लिक ऑक्शन में सेल करते हैं, उस पर रिसीवर बैठा सकते हैं। सो इस प्रोसेस को भी फॉलो किया जा सकता है। नहीं तो बैंक अटैच कर लिए, उसके पास शायद 10-20 अकाउंट हो, शायद कोई और अकाउंट हो ऑपरेट करके चला रहा हो, और चाहे उसके पास पैसे ही नहीं हो, चाहे उसने पैसे को डाइवर्ट कर दिया हो, गार्निसी ऑर्डर इशू किए, जिसको गार्निसी ऑर्डर इशू किए वो भी कैपेबल नहीं है पे करने की स्थिति में, उसके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मिले नहीं और इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आदमी अगर ट्रेसेबल है तो उसको हम CP26 इशू करेंगे। CP26 क्या है? नोटिस टू शो कॉज वाई अ वारंट ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी इशूड। सो अरेस्ट वारंट इशू करने से पहले का जो नोटिस है, ये इसको समन कहते हैं। अरेस्ट वारंट इशू करने से पहले समन इशू किया जाता है। सो एक समन इशू किया जा रहा है, एक नोटिस इशू किया जा रहा है बाय CP26, वाई अरेस्ट वारंट शुड नॉट बी इशूड अगेंस्ट यू, वाई यू शुड नॉट बी अरेस्टेड। और इतने में दौड़े दौड़े वो एम्प्लॉय रहेंगे
और जो भी रिकवरी होगी वो अपना आपका रिकवरी हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी रिकवरी नहीं होती है, प्रोबेबली यहां तक काम बन जाता है। लोगों को, सबको अपना रेपुटेशन बहुत प्यारा है और सबको अपनी आजादी बहुत प्यारी है। कोई भी जेल में डिटेंशन में नहीं रहना चाहता है। सो CP26 इशू होगा, उसकी गंभीरता को एम्प्लॉयर समझेगा और रिकवरी हो जाएगी। अगर नहीं रिकवरी होती है तो इसको अब CP27 में कन्वर्ट कर दीजिए। CP27 इशू करना है, वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट जो होगा पुलिस ऑफिसर को इशू होता है। पुलिस कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर, उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन। सो अरेस्ट वारंट जब भी इशू होगा किसी पुलिस ऑफिसर को इशू होगा। कॉपी टू इंडिविजुअल को बाद में भेज दीजिए, और नहीं तो पैरेलली भी अगर जाता है तो हो सकता है कि इससे भी वो समझ जाए और पे कर दें, और नहीं तो अरेस्ट वारंट इशू किया जाएगा। जब भी अरेस्ट वारंट इशू करेंगे तो CP27 के साथ CP28 भी इशू करना है। उसको अरेस्ट करके क्या करेंगे? अरेस्ट करके डिटेन इन सिविल प्रिजन, जेल में भेजना है ना, तो जेल में भेजने के लिए CP28 है। CP28 में कुछ फॉर्मेलिटीज है। डेली बेसिस पे कुछ हमें स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, उनको डिटेंशन में, उनको सिविल प्रिजन में रखने के कुछ चार्जेज होते हैं। तो चार्जेज हमें पहले पे करना पड़ता है पुलिस को, और तब जाकर के वो उनको इम्प्रिजनमेंट करते हैं, उनको जेल में डालते हैं। तो जब CP27 इशू होगा तो CP28 भी फॉलो करेगा। CP27 इनकम्प्लीट है, CP28 इशू करेंगे तब जाकर के उस आदमी को अरेस्ट करके डिटेन का, उसको डिटेंशन, उसको जेल में डाला जा सकता है। और नहीं तो CP27 से अरेस्ट तो कर सकते हैं। अरेस्ट करके कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे? जेल में रखेंगे। खर्चा कौन देगा? खर्चा दे रही है SIC, तो उसके लिए CP28 है, राइट। CP29, वो पर्सन अरेस्ट हो गए एंड ही इज अबाउट टू गो टू जेल। उसके बाद से उनके नियर एंड डियर ने, और चाहे उन्होंने ला करके जो रिकवरेबल अमाउंट है वो उन्होंने अमाउंट पे कर दिया, तो पे कर दिया तो उसको रिलीज कीजिए। तो रिलीज किससे करेंगे? CP29 से रिलीज करेंगे। वैसे हमने इसमें स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 8 तक लिखा है मुख्य रूप से। स्टेप का नाम कहीं भी रिकवरी मैनुअल में नहीं है। हम समझने के लिए हमने इसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किया है। रिकवरी मैनुअल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें से पहले कौन करना है बाद में कौन करना है। हाँ, इतना तय है कि CP2 तो पहले इशू करना पड़ेगा ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि CP2 इशू कीजिए, और CP2 इशू करने के बाद से रिकवरी ऑफिसर हैज टू असेस ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं हम कि हमारी रिकवरी हो जाए। तो CP2 इशू करके और सीधे उसको अरेस्ट वारंट इशू कर देंगे क्या? कर सकते हैं। CP26 इशू करके और कर सकते हैं, लेकिन ये अटपटा नहीं लगता? थोड़ा सा अटपटा लगता है, लॉजिकल नहीं लगता कि CP2 इशू किया और उसको अरेस्ट वारंट समन देकर के अरेस्ट कर लिए। अदर रिसोर्सेज भी हमें एग्जॉस्ट करने चाहिए। बैंक से पैसे मिल सकते हैं, उसके जो कर्जदार हैं उससे पैसे मिल सकते हैं, उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैचमेंट एंड सेल करके मिल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करके मिल सकते हैं। जब इन नॉर्मल तरीकों से हमारा काम चल सकता है तो अरेस्ट क्यों करूं? फर्स्ट इंस्टेंस पे ही अरेस्ट क्यों कर लो? अरेस्ट शुड बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट स्टेप होना चाहिए। तो इसलिए लॉजिकली इसको लाने के लिए मैंने इसको स्टेपिंग आउट किया है, सिर्फ हमारी समझ के लिए, हमारी समझ के लिए। नहीं तो CP2 इशू होने के बाद से स्टेट में
अटैचमेंट भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। प्रोसेस थोड़ा सा ये लंबा है, हम इसलिए बता रहे हैं कि सबसे आसान प्रोसेस है, बैंक को पकड़ लीजिए, बैंक से पैसे मिल जाएंगे, उसके डेटर को पकड़ लीजिए, उसके कर्जदार को पकड़ लीजिए, वहां से पैसे मिल जाएंगे। जब नहीं मिलते हैं तब अटैचमेंट एंड सेल कीजिए, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। उससे भी नहीं होता है तो CP26 इशू करेंगे, उससे भी नहीं होता है तो CP27 एंड 28 इशू करेंगे, और रिकवर हो जाए तो CP29 इशू करेंगे। शॉर्टकट में ये रिकवरी प्रोसेस है। इसी रिकवरी प्रोसेस को लगभग हम सभी फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से C19 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद से रिकवरी में जाकर के CP2 पर जनरेट हुआ, और यहां पर जिस भी प्रोसेस में हमारा रिकवरेबल जो ड्यूज है वो रिकवर हो जाए, वहीं पर रिकवरी स्टॉप हो जाती है। राइट, आगे देखते हैं। अब कुछ अलग से सीपी है। मैंने बताया था आपको CP स्टैंड्स फॉर कलेक्शन प्रोसेस, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं, और कुछ और भी है, जैसे CP3 है, वारंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। CP5 है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ शेयर्स इन ए कॉर्पोरेशन। सो मुंबई वाले CP5 भी इशू करते हैं, एंड दैट इज एड्रेस टू NSDL CDSL। सो ये NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है, एंड ये सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड है, सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। सो NSDL CDSL को भी हम इशू करते हैं कि अगर कहीं वो एम्प्लॉयर के शेयर्स हो, स्टॉक्स हो, डिवेंचर्स हो, NCDs होते हैं जो, वहां से भी हम रिकवर कर सकते हैं। हम NSDL CDSL के पास से भी उनका स्टॉक बेच करके अपनी रिकवरी रियलाइज कर सकते हैं। CP6 है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। CP7 है, नोटिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। CP8 है, नोटिस ऑफ अटैचमेंट वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ शेयर इन इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। CP9 है, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, FD वगैरह अलग से रखे हो कुछ। CP10 है, नोटिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ कोर्ट। CP12 है, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। CP14 है, नोटिस टू श्योरिटी, जो लोग श्योरिटी में है उनको भी नोटिस इशू कर सकते हैं और उनसे भी रिकवर किया जा सकता है। CP16 है, वारंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। CP25 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अगर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, कई बार रनिंग कंपनी को भी अटैच करते हुए सुना गया है, कंपनी पैसा वो देगी नहीं, एडमेंट हो गई है, तो रनिंग कंपनी को भी लोग अटैच कर लेते हैं, नहीं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो अटैच किया ही जाता है, तो रिसीवर की जरूरत पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर CP25 है। इसके जस्ट बाद CP26 हम बताए, समन फॉर इशू ऑफ वारंट, अरेस्ट वारंट, और CP27 में इशू ऑफ अरेस्ट वारंट, और CP28 में कस्टडी के लिए वारंट, अरेस्ट वारंट के साथ सप्लीमेंट्री जो है CP28 है, वो कस्टडी के लिए देना है आपको, और अगर रिकवरी रियलाइज हो जाती है तो CP29 में उनको रिलीव कर देते हैं। राइट, इसके अलावा हमने कई जगह पे देखा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में लेटर लिख दिया जाता है कि सो एम्प्लॉयर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसमें ESIC का इनकम्ब्रेंस नोट कर दिया जाए, so that that property should not be sold, should not be diverted to some other way। उसको पहले होल्ड करना है, रजिस्ट्रार को भेज करके उसको उस पर मार्क करा देना है कि इसमें हमारी ड्यूज लिमिटेड है, हमारी ड्यूज है, इसमें हमारी ड्यूज क्लियर करो और अपना प्रॉपर्टी पे सेल करो, और नहीं तो हम आगे का सेल का प्रोसेस शुरू करेंगे।
अब अगर रिकवरी हो गई तो क्लोजर सर्टिफिकेट हमें देना है। When the certified amount is fully collected, the certificate is closed and the fact recorded in the register of closed certificate. The relevant file then is logged in the record room. रिकवरी हो गई तो क्लोजर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। और जहां तक बात रही इंश्योरेंस ब्रांच की, जहां से वो C19 आया था, उनको क्लोजर इंटीमेशन देना है कि हमने जो आपने C19 हमारे पास भेजी थी उसके अगेंस्ट में हमने फुल रिकवरी कर ली है। हमने C6 चेक कर लिया है, आप भी C6 चेक कर लीजिए। और अगर ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन था तो इसके बाद से आप इंटरेस्ट और डैमेजेस के लिए फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। ये इंटीमेशन देना है, क्लोजर इंटीमेशन इंश्योरेंस ब्रांच को। अगर प्रॉपर्टी हम अटैच करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसमें पंचनामा फिलअप करना पड़ता है। ये अपेंडिक्स 5 में पंचनामा का फॉर्मेट है, इसको आप देख लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ई रिकवरेबल ड्यूज, कुछ ऐसे हो जाते हैं रिकवरी जो रिकवर नहीं किया जा सकता है। अरे 15-20 साल से वेयर अबाउट इज नॉट नोन। कोरोना में कंपनी भी गई और आदमी भी चला गया, उसका वेयर अबाउट नॉट नोन, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कुछ केसेस में सर्टिफिकेट ऑफ ई रिकवरेबल ड्यूज इशू किए जाते हैं। बड़ी सावधानी इसमें बरतनी है, इसमें गलती होने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए ई रिकवरेबल ड्यूज के सर्टिफिकेट इशू करने से पहले बहुत बढ़िया से कंक्लूजन पर पहुंचना है, इतनी आसानी से नहीं। नॉन रिकवरेबल ड्यूज का ये सेल रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री करनी पड़ती है। आपका दूसरा चैनल एसीकेजी स्टडीज के साथ साथ एसीकेजी 2.22 इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस लेकर के। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन ट्यूनिंग ये एसीकेजी 2.22 एंड एसीकेजी स्टडीज यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।